हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि रसायन विज्ञान क्या है और इनकी कितनी शाखाएं होती है और किन किन शाखाओं के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो क्लास 10 तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रसायन विज्ञान के बारे में जानते होंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। इसमें से अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे दोस्तों जो रसायन विज्ञान की परिभाषा के साथ साथ रसायन विज्ञान की शाखाओं से भी भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि रसायन विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो कौन कौन सी होती है और इन शाखाओं के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाए। लेकिन क्या दोस्तों, आप रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले, रसायन विज्ञान को जानने से पहले, इसकी शाखाओं का अध्ययन करने से पहले आपने क्या दोस्तों ये जानने का प्रयास किया है कि जो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है दोस्तों कैसे हुई है, इसका जो उद्भव है दोस्तों कैसे हुआ, किस कारण हमारे रसायन विज्ञान का जो सृजन है दोस्तों हमारे इस विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है। आखिर इसके सृजन के पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण इस रसायन विज्ञान का जो संबंध है दोस्तों हमारे विज्ञान के क्षेत्र से जोड़ा गया है। तो अगर दोस्तों आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों रसायन विज्ञान को समझने से पहले सर्वप्रथम आपको भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों रसायन विज्ञान का जो उद्भव है, रसायन विज्ञान जो सृजन है दोस्तों वो आपके भौतिक विज्ञान से ही हुआ है। भौतिक विज्ञान के कारण ही दोस्तों आपके रसायन विज्ञान के अस्तित्व का पता चल पाए, क्योंकि दोस्तों जब हमारे वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के बारे में नहीं जान पाते या भौतिक विज्ञान की खोज नहीं कर पाते तो शायद दोस्तों आज हम इस वर्तमान समय रसायन विज्ञान की परिभाषा या उसके शाखाओं से या उसके उपयोग से दोस्तों हम परिचित हो पाते हैं। इससे दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऐसा मैंने इससे कहा दोस्तों क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव वस्तु की खोज कर रहे थे तो निर्जीव वस्तु की खोज के क्रम में हमारे वैज्ञानिकों को इस संसार के दो नए स्वरूपों का पता चला और उन्होंने बताया दोस्तों कि हमारा जो संसार अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है दोस्तों वो दो चीजों से मिलकर बना, जिसे हम द्रव और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और उनका ये कहना था कि हमारे पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो इन्हीं दो कंटेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम द्रव और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने जब इस तथ्य को, जब इस चीज को दुनिया के सामने प्रकट किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, इस पर हमारे दुनिया वालों का यह कहना था दोस्तों कि आखिर हमारा जो ब्रह्मांड है वो द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ था। हम अपने ब्रह्मांड में इन द्रव और ऊर्जा को पहचानेंगे कैसे पता करेंगे कि इस ब्रह्मांड में कौन सी वस्तु है, कौन सी चीजें वो द्रव रूप में है और कौन सी चीजें ऊर्जा फॉर्म में है। तो इस पर हमारे वैज्ञानिकों का यह कहना था दोस्तों कि इस संसार में हम क्या देखते हैं, इस संसार में हम यह देखते हैं कि इस संसार में ऐसी वस्तुएं हैं जो या तो दिखाई देती है और या तो दिखाई नहीं देती है। तो इस संसार की हर वो वस्तु है जो दिखाई देती है, जो अपने दृश्य फॉर्म में है, जो विजिबल है फिर भी अपने अस्तित्व में, उसे हम द्रव्य के नाम से जान सकते हैं। और संसार की हर वे वस्तुएं जो इनविजिबल है अर्थात जो अदृश्य रूप में है, जो दिखाई नहीं देती है फिर भी अपने अस्तित्व में, उसे हम ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। अर्थात उनका काम यह था दोस्तों कि संसार की हर वे वस्तुएं जो दिखाई देती है और दृश्य फॉर्म में और अपने अस्तित्व में, उसका नाम उन्होंने दोस्तों द्रव्य दिया। और इस संसार की हर वे वस्तुएं जो अपने अदृश्य फॉर्म में जो दिखाई नहीं देती है उस फिर भी अपने अस्तित्व में, उसका नाम दोस्तों उन्होंने ऊर्जा दिया। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो दुनिया है वो दो नए स्वरूपों में निकलकर सामने है, जिसे हम द्रव्य और ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इस चीज के बारे में जब हमारे दुनिया को वालों को पता चला तो दुनिया वाले काफी खुश हो चुके थे कि चलो हमने इस ब्रह्मांड में इस तथ्य का पता लगा ही लिया कि हमारा जो ब्रह्मांड वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अभी तक दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अर्थात हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर जीत पर हासिल कर लिया, लेकिन इस जीत पर हासिल करके दोस्तों उनके सामने प्रश्नों का भंडार खड़ा हो गया। अब आप बोलिए उनके सामने प्रश्नों का भंडार खड़ा क्यों हो गया? तो दोस्तों हमारे प्राकृतिक में जो द्रव, आप लोग समझिए दोस्तों जो द्रव्य का संबंध है वो हमारे पदार्थ से है। और हमारे प्रकृति में हम देख सकते हैं कि आपके जो प्राकृतिक पदार्थ है वो कैसे और किस किस प्रकार के और किस तरह के हैं। और यही चीज दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के मन में प्रश्न उत्पन्न करते हैं। हमारे इस प्रकृति में ऐसे द्रव पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे वस्तुएं पाई जा रही थी जिसके दोस्तों गुण, उसका संगठन, उसकी संरचनाएं, उसकी प्रकृति दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की थी, अलग अलग प्रकार की थी, जिसके क्या हमारे वैज्ञानिकों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों में ही कई वैज्ञानिकों का यह मत है कि ठीक है इस संसार की हर वैसे चीज दिखाई देती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हमारा द्रव्य कहलाता है। तो आखिर द्रव्य अपने विभिन्न प्रकार के गुण क्यों व्यक्त करते हैं? जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आपने कोई ठोस पदार्थ लिया तो आप क्या देखते हैं, ठोस पदार्थ काफी सख्त और काफी मजबूत होता है। उसे यदि आप नीचे फेंकते भी हैं तो जल्दी वो टूटता नहीं है। अगर इसी के विपरीत दोस्तों अगर आप द्रव्य को ले लीजिएगा तो द्रव्य क्या हो दोस्तों, ठोस की तुलना में काफी तरल होता है, अर्थात इसमें बहने का गुण होता है। तो यही चीज दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। तो उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि आखिर इस वस्तु में ऐसा क्या क्वांटिटी है जिसके कारण ये काफी सख्त है, और इस वस्तु में ऐसा क्या क्वांटिटी है, जल में ऐसा क्या क्वांटिटी है जिसके कारण इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आप गैस के बारे में देख सकते हैं। गैस को दोस्तों हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसमें द्रव्यमान
होता है। और ये चीज हमारे वैज्ञानिकों के मन में प्रश्न खड़ा किया कि गैस को हम देख तो नहीं सकते, तो वो तो आपके ऊर्जा फॉर्म में हुआ, लेकिन जब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का तो द्रव्यमान होता नहीं है, जबकि जो गैस है दोस्तों उसका द्रव्यमान हो रहा था। तो इसी चीज पर हमारे वैज्ञानिकों को आखिरकार इस पर शोध करना शुरू करना पड़ा। किस पर दोस्तों? द्रव अर्थात पदार्थ पर। अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति का जो मुख्य जड़ है, जो मेन जड़ है दोस्तों, वो है आपका द्रव, जिससे हम दोस्तों पदार्थ के नाम से जानते हैं। वो क्या है? पदार्थ। क्योंकि पदार्थ के जो गुण थे दोस्तों वो विभिन्न प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार के थे, और इन पदार्थों का अध्ययन और विश्लेषण करना एक ही विज्ञान के अंतर्गत काफी सरल नहीं था। क्योंकि दोस्तों हमारे वैज्ञानिक सोच रहे थे कि हमारे प्रकृति में असंख्य प्रकार से पदार्थ विराजमान है, और इन सभी पदार्थों का अध्ययन और विश्लेषण हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं करते हैं। अगर हम इन सबका अध्ययन अगर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, उसको पढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो बिल्कुल ये नहीं समझ पाएगी कि भौतिक क्या है और रसायन क्या है। इसलिए दोस्तों पदार्थों के गुणों के बारे में जानने के लिए, इसके रचनाओं के बारे में जानने के लिए, इसके संगठन के बारे में जानने के लिए, ये पदार्थ कहाँ से आए, प्रकृति में क्यों आए, कैसे आए, किस चीज से बने हैं, किस प्रकार से बने हैं, इसी चीज को जानने के लिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई प्रकार की शाखा का निर्माण किया, जिसे दोस्तों हम रसायन विज्ञान की शाखा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो रसायन विज्ञान का जो सृजन है वो कैसे हुआ, और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के एक नई शाखा का निर्माण किया, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आप इतना तक समझ सकते हैं दोस्तों कि जो रसायन विज्ञान का जो संबंध है वो केवल के पदार्थों के अध्ययन से है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिल्कुल जान चुके हैं कि रसायन विज्ञान का जो दोस्तों सृजन हुआ है वो कैसे हुआ है, और इस विज्ञान के सृजन के पीछे कौन से मुख्य वैज्ञानिक कारण थे। जी हाँ दोस्तों, इस विज्ञान के पीछे केवल एक ही प्रमुख कारण था, जिसके नाम था दोस्तों पदार्थ, और इन पदार्थों के बीच होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण उनसे मुक्त होने वाली ऊर्जाओं का दोस्तों अध्ययन था। तो दोस्तों हमारी इस प्रकृति में जितने व्याप्त पदार्थ थे उनका अध्ययन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों दोस्तों विज्ञान की एक नई शाखा का निर्माण किया था, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर भी दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जब हमारे वैज्ञानिक ने पदार्थों के अध्ययन करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब विज्ञान की एक नई शाखा का निर्माण किया, तो विज्ञान की नई शाखा का निर्माण करने के फलस्वरूप उन्होंने इस विज्ञान का नाम रसायन ही क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों चाहते तो रसायन के अतिरिक्त कोई और भी नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस नाम में रसायन ही शब्द क्यों जोड़ा? तो बता दें दोस्तों, वैसे तो हिंदी शब्द रसायन की उत्पत्ति के पीछे ऐसे तो कोई धार्मिक या कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर रसायन की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो रसायन का संधि विच्छेद होने के फलस्वरूप दोस्तों एक मूल शब्द निकल कर आता है, जिसे हम दोस्तों रस के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इसी रस शब्द से हमारे हिंदी शब्द रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि दोस्तों जो रस का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका द्रव्य, और इसी द्रव्य का अध्ययन करने के लिए ही, इसी द्रव्य के बारे में जानकारी करने के लिए ही हमारे वैज्ञानिकों ने इसी रस से रसायन का निर्माण किया था। इसे दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलते हैं दोस्तों, मानना कैसे दोस्तों, ऐसे देखिएगा, देखिए जैसे दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदी शब्द है वो है हमारा रसायन। तो दोस्तों अगर हम रसायन की संधि विच्छेद की बात करें तो ये दोस्तों टूट जाता है मुख्य रूप से दो भागों में, जिसे हम रस प्लस आयन कहते हैं, रस प्लस आयन कहते हैं। तो इस रस प्लस आयन में जो आपका दोस्तों रस है, इसी का दोस्तों अर्थ होता है पदार्थ, जिसे हम दोस्तों द्रव्य के नाम से जानते हैं, या आप इसे दोस्तों पदार्थ नाम भी दे सकते हैं, पदार्थ नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आयन है, जो आयन, इसका अर्थ होता है दोस्तों इस संधि विच्छेद के लिए, ठीक है, इस संधि विच्छेद की बात बता रहे हैं दोस्तों, किसी उधर शब्द के लिए बात नहीं बता रहे हैं। और इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है आयन का मतलब अध्ययन, अध्ययन। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि द्रव्य अध्ययन मतलब ये हुआ दोस्तों कि द्रव्य का अध्ययन। तो द्रव्य का अध्ययन करने के लिए जो नया शाखा बना, उस शाखा का ही नाम दोस्तों उन्होंने रसायन दिया। तो दोस्तों यहाँ पर रसायन का जो संबंध है दोस्तों केवल आपके पदार्थों की जांच से है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे दोस्तों मान के चलते हैं कि हमारा जो जीव है दोस्तों उसको हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों हम अपने जीव को संस्कृत में रसना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रसना के नाम से जानते हैं।
और हमारा जो जीव है दोस्तों वो क्या करता है कि जब भी हम किसी वस्तु को या किसी भी खाद्य पदार्थ को जब हम खाते हैं तो ये जो जीव है हमारा दोस्तों उस खाद्य पदार्थ के टेस्ट को बतलाता है कि ये पदार्थ जो है वो कैसा है, किस प्रकार का, ये खाने लायक है भी या फिर नहीं है। तो जब हम दोस्तों किसी पदार्थ को खाने के लिए अपने मुंह में उस पदार्थ को डालते हैं तो जीव क्या करता है कि अपनी टेस्ट की सहायता से बता देता है कि वो पदार्थ खाने योग्य है या फिर नहीं है। तो दोस्तों जो पदार्थ खाने योग्य रहता है तो उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो किसकी सहायता दोस्तों, जीभ की सहायता से। और जो पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है तो उसे दोस्तों क्या करते हैं, हम अपने मुख में डालकर अपने मुख के सही क्या दोस्तों उसको हम बिक देते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो गुण बतलाया कौन बताया, हमारा जीभ बताया था। जीभ नहीं बताया कि ये जो पदार्थ है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि जीभ ही टेस्ट बतलाता है कि जो पदार्थ है वो बिल्कुल वर्ज्य है अर्थात वो खाने योग्य नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों आपके विज्ञान का सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा है रसायन, वो भी दोस्तों यही बतलाता है कि हमारा इस प्रकृति में जितने भी व्याप्त पदार्थ हैं, जितने भी व्याप्त वस्तुएं हैं, उन सबका दोस्तों ये अध्ययन करता है अर्थात वो जांच करता है। और इसकी जांच हम दोस्तों इसी रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और जांच करके ये देखते हैं कि जो वस्तु इस प्रकृति में व्याप्त है क्या ये हमारे योग्य है, क्या ये मानव कल्याण के लिए है। अगर दोस्तों ये मानव कल्याण के लिए रहती है, ये सिद्धांत पर आधारित रहती है, तो इन पदार्थों को दोस्तों भौतिकी से जोड़ दिया जाता है। और जो दोस्तों पदार्थ भौतिकी के लिए सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है तो उन पदार्थों को दोस्तों क्या किया जाता है, अपने उपयोग में लाने के लिए, मानव के कल्याण में लाने के लिए, मानव के हित में लाने के लिए उसको एक नई संरचना, एक नई रूप में ढाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस पदार्थों को दोस्तों क्या हो सके, सार्थक और सही तरीके से इनका नियोजन हो सके। तो इसका केवल यही अर्थ हुआ दोस्तों कि हमारे इस प्रकृति में जितने भी व्याप्त वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का समुचित रूप से, नियोजित रूप से, सही और सार्थक रूप से उपयोग करना है। और इसकी जांच जो है दोस्तों वो हम रसायन के अंतर्गत करते हैं। जिस प्रकार से हमारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ का जो जांच है दोस्तों हमारा ये जीव करता है, उसी प्रकार से हमारे इस प्रकृति में व्याप्त पूरे पदार्थों की जांच ये रसायन करता है। और हम अपने जीव को दोस्तों संस्कृत में रसना के नाम से जानते हैं। और रसने से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि रसना का मतलब होता है जांच करना। तो कौन जांच करता है दोस्तों, जीव। और इसी रास्ते से दोस्तों एक शब्द और भी मान सकते हैं, रस। रस का मतलब होता है जांचना। तो किसका जो दोस्तों जांचना है, द्रव का जांचना, द्रव यानी पदार्थ जांचना। तो आप दोस्तों एक कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हमने जो ये रस बतलाया तो इसका अर्थ रस का मतलब हो गया रसना से। हमने केवल और केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि जिस प्रकार से हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को खाने से पहले जीभ पर टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भौतिक विज्ञान में किसी पदार्थ को सिद्धांत पर आधारित करने से पहले हम उसको रसायन विज्ञान में उसका परीक्षण करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो पदार्थ वास्तव में सिद्धांत पर आधारित है या फिर नहीं। अगर दोस्तों नहीं रहता है तो फिर पदार्थों को भौतिक विज्ञान की शाखा से बाहर निकाल दिया जाता है और उस पदार्थ के बारे में ऐसा प्रयोग कर ऐसा सोचा जाता है कि इस पदार्थ का सही और सार्थक रूप से कैसे उपयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों इसके पीछे ना कोई वैज्ञानिक कारण है और ना ही कोई धार्मिक कारण है, बस एक तरह से इसका एक नाम बना दिया गया जिसको हम रसायन के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों हमारे ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद में दोस्तों रसायन का कई बार प्रयोग किया गया है, जिसका दोस्तों संबंध जोड़ा गया है रस से। और हमारे वैज्ञानिकों ने इसी रस का संबंध जोड़ दिया है द्रव्य से और आयन का जोड़ दिया है अध्ययन से। और इसी द्रव्य और का अध्ययन करने के लिए दोस्तों उन्होंने एक नाम का उत्पत्ति किया जिसको हम दोस्तों रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग ये समझ चुके हैं कि रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो एक संधि के आधार पर ही किया गया है। लेकिन आपके दोस्तों मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि जो हम बक रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं वो हम गलत दे रहे हैं, क्योंकि रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तो रस प्लस आयन से तो हुई ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो केमी शब्द से हुई है। केमी शब्द से ही रसायन शब्द बना है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी किसी भ्रम में नहीं रहिएगा, जो पढ़िएगा खुलकर पढ़िएगा। दोस्तों आपके रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपके केमी शब्द से नहीं हुई है, बल्कि जो रसायन का अंग्रेजी शब्द है केमिस्ट्री, उसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो केमी शब्द से हुई है। और इसके भी पीछे दोस्तों कई प्रकार के मत हैं, कई प्रकार के दोस्तों विवाद है, जिसको हम दोस्तों अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अंग्रेजी शब्द की जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो केमी शब्द से कैसे हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रसायन को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और मैंने अभी बताया दोस्तों आप लोगों को जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इसके मूल शब्द केमिस हुई है। केमिस्ट्री के मूल शब्द, केमिस्ट्री के मूल शब्द
केमी से हुई है। इसको दोस्तों इंग्लिश में हम CHE केमी के नाम से जानते हैं। तो जो दोस्तों आप यहाँ पर केमी शब्द देख रहे हैं, इसी केमी शब्द पर, इसी केमी शब्दांश पर हमारे वैज्ञानिकों का कई मत है। अर्थात कुछ हमारे वैज्ञानिकों को कहना है दोस्तों कि ये जो शब्द लिया गया है ये हमारे यूनान भाषा से लिया गया है। कुछ वैज्ञानिकों को ये कहना है दोस्तों कि ये जो शब्द लिया गया है वो आपके मिस्र भाषा से लिया गया है। कुछ का कहना है कि ये जो शब्द है दोस्तों वो आपके चीन की भाषा से लिया गया है। तो आज दोस्तों जान लेते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों का, किन किन इतिहासकारों का अपने इतिहास के माध्यम से केमिस्ट्री का जो मूल शब्द केमी है इसका जो उत्पत्ति दोस्तों वो कैसे और किस प्रकार से हुआ है। आइए दोस्तों इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले मत के अनुसार हमारे वैज्ञानिक के पहला जो मत है दोस्तों, पहला मत के अनुसार हमारे वैज्ञानिकों का यह मानना था दोस्तों कि केमिस्ट्री शब्द का जो मूल शब्द केमी है उसकी जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वो आपके यूनानी भाषा कीमिया से हुई है। किस हुई दोस्तों? कीमिया से। आप लोग याद रखना दोस्तों कि यूनान के भाषा कीमिया से। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कीमिया जो है आपका यह यूनान का एक भाषा है। ठीक है, और यूनानियों का यह मानना है दोस्तों कि जो कीमिया है इसी शब्द से केमी शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसी केमी से बना हुआ है केमिस्ट्री। ऐसा हमारे दोस्तों इतिहासकारों का कहना है, यूनानियों का कहना है। ये आपका हुआ दोस्तों पहला बात। और इसी कीमिया शब्द से आपके केमी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस कीमिया का जो अर्थ होता है दोस्तों, कीमिया का जो अर्थ, इस कीमिया का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। धातु निर्माण की यूनानी तकनीक। तो हमारे यूनानियों का यह कहना था कि दोस्तों ये जो यूनानवासी थे वो क्या करते थे, धातु का निर्माण करना जानते थे कि धातु को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसका हम निर्माण कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो एक विशेष प्रकार के तकनीकों को जानते थे, विशेष प्रकार के ज्ञानों से क्या थे दोस्तों वो परिचित थे। और उनके धातु निर्माण की तकनीक को ही हम कीमिया के नाम से जानते हैं। और इसी कीमिया से आपका केमी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये दोस्तों आपका पहला मत था। दूसरा मत थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दूसरा मत क्या था? दूसरा मत के अनुसार आपके जो केमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो आपके चीन के किम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है दोस्तों? किम। चीन के किम शब्द से हुई है। किम। चीनियों का जो भाषा था दोस्तों वो किम था और उनका मानना यह था कि इसी किम शब्द से आपके केमी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस किम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका धातु के रूपांतरण की कला। ठीक है, आर्ट ऑफ मेटल, धातु के रूपांतरण की कला। तो उनका जो चीनियों का जो दोस्तों किम शब्द है उनका अर्थ होता था धातु के रूपांतरण की कला। और उनके इतिहासकारों का यह मानना था कि जो केमिस्ट्री शब्द के जो केमी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हमारे किम शब्द से हुई है। और इसी किम से आपका केमी बना और इसी केमी से आपका केमिस्ट्री बना, जिसका अर्थ होता है, जिसके शाब्दिक अर्थ होता है धातु के रूपांतरण की कला। अब दोस्तों अगर हम तीसरे मत की बात करें तो तीसरा मत जो दोस्तों आपका काफी हाईलाइटेड है, काफी फेमस है और दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते होंगे। और यह है दोस्तों आपका मिस्र। अर्थात मिस्रवासियों का यह कहना था दोस्तों जो केमिस्ट्री की जो केमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। क्योंकि दोस्तों का मिस्र देश के जो लोग थे वो काफी प्राचीन काल के समय में साबुन, रंग, पेंट आदि वो बनाना जानते थे। और वहाँ उस समय जो मिस्रवासी है दोस्तों उनको कीमिया के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की जो दोस्तों मिट्टी है उसको दोस्तों हम केमी के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अर्थात कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि मिस्र देश में पाई जाने वाली जो मिट्टी का रंग था वो काला था। और वो काले रंग की मिट्टी को ही दोस्तों केमी के नाम से जानते थे। और उस पूरे मिस्र देशवासियों को कीमिया कहा जाता था। और ऐसा मिस्रवासियों का मानना था, उस देश के इतिहासकारों का मानना था कि हमारे इसी देश के केमी शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसी केमी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है काला रंग। तो जो तीसरा मत है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो हो गया आपका केमी। जिसका दोस्तों अर्थ होता है काला रंग। को काले से लिख देते हैं, क्या दिक्कत, काला रंग।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 3 प्रकार के मान्यताएं मिल रही, पहला मत, दूसरा मत और तीसरा मत। अब दोस्तों बात करते हैं हम अल्केमी की, ठीक है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जो केमिस्ट्री की जो फूल केमी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, पूरी केमिस्ट्री बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक प्रकार की अल्केमी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है दोस्तों? अल्केमी। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड पर तो उतना स्पेस है नहीं, क्या करें। अल्केमी शब्द से हुई है, थोड़ा सा अजीब जैसा लग रहा है, अल्केमी शब्द से हुई है, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका एक प्रकार का स्पेनिश भाषा था। और ऐसा माना जाता है कि इसी स्पेनिश भाषा अल्केमी से आपकी केमी नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। तो अब आप बोलिए कि चलिए केमी आपका आया है क्या बोलते हैं कीमिया से, तो क्या बोलते हैं किम से, तो केमी से, तो फिर ये अल्केमी कहाँ से आया है? तो अल्केमी दोस्तों जो आया है वो आपका एक अरबी भाषा अल्कीमी से आया है। किसे आया दोस्तों? एक अरबी भाषा, क्या नाम था उनका? जगह ही नहीं, अल्केमी, अल्कीमी, अल्केमी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों रूपांतरण की कला, अर्थात किसी चीज को, किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में चेंज करने की कला। तो दोस्तों हमको जितना बताना था मैंने आप लोगों को बताने का पूरी तरह से प्रयास किया है। अब आपके माइंड में दोस्तों ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जब आपके पास इतने सारे मत है तो हम इन मतों में से किन मत को सत्य माना जाए? कैसे ये कहा जा सकता है कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो दोस्तों बताते हैं, तो हम भी नहीं जानते कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अर्थ की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि केमी का जो अर्थ है वो तीनों का तीनों कहीं ना कहीं आपके रसायन विज्ञान से जुड़ रहा है। यानी पहला जो मत है, पहला मत का जो अर्थ है दोस्तों धातु निर्माण की यूनानी तकनीक, अर्थात धातुओं का निर्माण करना, जो कि आपके दोस्तों रसायन के बहुत बेस्ट है, सारा रसायन में ऐसा किया जाता है। और दूसरा जो मत है दोस्तों उसमें कहा जाता है धातु के रूपांतरण करना, अर्थात एक धातु को दूसरे धातु के रूप में चेंज कर दे या उसके एक नए रूप में परिवर्तित कर दे या एक नया स्वरूप उसको प्रदान कर दे। ये भी दोस्तों आपके रसायन विज्ञान पर बेस्ट बैठ रहा है। और तीसरा जो मत है दोस्तों वो है केमी का अर्थ काला रंग, ठीक है, अर्थात आपके केमिस्ट्री में धातुओं का भी रंग दोस्तों बदल सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट के अनुसार, उसकी रासायनिक क्रियाओं के अनुसार भिन्न प्रकार के धातु क्या कर सकते हैं, अपना रंग बदल सकते हैं। अर्थात किसी भी अगर नए पदार्थ की धातु को अगर खुली नमी हवा में छोड़ दिया जाए तो दोस्तों किस कलर के हो जाएंगे? भूरे रंग के, यानी कि मान के चलते ही ब्लैक कलर के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ब्लैक कलर इसलिए नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि ये एक प्रकार का ऐतिहासिक घटना है जो दोस्तों आपके मिस्र से संबंधित है। अब बात रहा दोस्तों आपका अल्केमी, तो अल्केमी है दोस्तों, तो वो बना है आपका अरबी भाषा अल्कीमी से, और इसी अल्कीमी से बना है अल्केमी, और इसी अल्केमी से बना है आपका केमिस्ट्री। तो इन सभी के सभी मतों में कोई भी मत गलत नहीं है। हमने इस पूरे शब्द को, इस पूरी चीज को बताने का इसलिए प्रयास किया है दोस्तों क्योंकि अगर हम पहला मत के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति वो कीमिया शब्द से हुई है, तो हो सकता है कि आपको किसी और बुक या किसी उधर किताब में आपको मिल जाता है कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति वो किम शब्द से हुई है। अगर हम दोस्तों किम बताते तो हो सकता था कि आपके दूसरी किताब मिल सकता था कि केमी शब्द की जो उत्पत्ति वो आपके केमी शब्द से हुई है या फिर अल्केमी शब्द से हुई है। तो आप दोस्तों यही कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको हम ज्ञान दे रहे हैं वो हम गलत दे रहे हैं, यथार्थ रॉन्ग दे रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल बात नहीं है। मुझे बस एक प्रयास है कि आप बढ़िया सीखिए, कोई अच्छा सीखिए। वीडियो दोस्तों अगर हम बड़ा बनाते हैं तो कोशिश कीजिए तो दोस्तों हम उस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे, क्योंकि दोस्तों हम जब वीडियो बनाते हैं वो उसमें सोचते हैं दोस्तों कि वीडियो पर दोस्तों कुछ आपको अच्छा ज्ञान दे सके, अच्छा आपको नॉलेज दे सके, जिससे कि दोस्तों आप किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में आप परिपूर्ण हो सके और अपने जीवन में आप दोस्तों आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका रहा रसायन विज्ञान का सृजन, रसायन विज्ञान का सृजन कैसे हुआ और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतना तक हमने दोस्तों जाना। तो अब दोस्तों हम जानते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि जो रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वास्तव में क्या है। थोड़ा बहुत आपको रसायन परिभाषा बताते हैं और उसके बाद चल जाएगा रसायन विज्ञान की। तो दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान के सृजन और रसायन शब्द की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका है कि रसायन विज्ञान का जो सृजन दोस्तों कैसे हुआ है और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई है। अब हम दोस्तों जानने वाले रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में। जो रसायन विज्ञान की जो परिभाषा दोस्तों वो क्या होती है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस परिभाषा को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो समझते दोस्तों रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो दोस्तों देख सकते हैं रसायन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, बनावट, संरचना, संगठन तथा इनमें होने वाली विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के परिवर्तनों द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जाओं का अध्ययन सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप से कराया जाता है, तो वह विज्ञानी रसायन विज्ञान कहलाती है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात है हमने भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान दोस्तों आप समझ सकते हैं, भौतिक विज्ञान कहने का मतलब यह हुआ कि जो रसायन विज्ञान दोस्तों वो आपकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, जब आपके पदार्थों के अध्ययन के लिए, पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान की एक नई शाखा का निर्माण नहीं किया था, तब तक पदार्थों का जो अध्ययन था दोस्तों वो हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हो रहा था। अर्थात हमारे द्रव्य का अस्तित्व में आने से पहले तक जो कुछ भी अध्ययन हो रहा था वो हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हो रहा था। लेकिन जब दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने द्रव्य के बारे में दोस्तों पता लगा लिया था, द्रव्यों का अध्ययन करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए उन्होंने विज्ञान की एक नई शाखा का निर्माण किया जिसे हम दोस्तों रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और ये जो रसायन विज्ञान है आपका वो भौतिक विज्ञान का ही एक सदस्य है, और भौतिक विज्ञान में ही दोस्तों इसे एक रसायन विज्ञान की शाखा के रूप में बांटा गया है। इसलिए भौतिक विज्ञान की एक शाखा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ दोस्तों उसे कहा जाता है जो अपने अस्तित्व में होने के साथ साथ जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, परिमाण हो, जो स्थान घेरता है, जो अपने होने का बोध कराता हो, उस दोस्तों क्या बोलते हैं, हम पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ का एक अन्य नाम द्रव है। द्रव और पदार्थ दोनों एक ही चीज है। द्रव्य का मतलब होता है दोस्तों जिस चीज में द्रव्यमान हो उसको हम दोस्तों पदार्थ के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसमें द्रव्यमान होता है, मात्रा होता है, वो अपनी कहलाती है दोस्तों पदार्थ कहलाती है, जबकि ऊर्जा में बिल्कुल द्रव्यमान दोस्तों नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों प्रकाश को एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। तो पदार्थ के गुणों, तो अब देखिए गुणों का, अब गुण का मतलब क्या है दोस्तों, अब आप जान सकते हैं कि पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती है दोस्तों वो 3 प्रकार की, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, पहला है आपका ठोस, और दूसरा है आपका द्रव, और तीसरा है आपका गैस। यही आपकी दोस्तों तीनों क्या है, मूल अवस्था है। और इन्हीं 3 मूल अवस्थाओं का गुणों के बारे में जानना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ठोस का गुण क्या होता है। ठोस का गुण यह होता है दोस्तों कि इसके जो आकार होते हैं और जो आयतन होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं। इसके आकार आयतन में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अब द्रव में देख सकते हैं कि इसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन इसके आयतन क्या दोस्तों वो निश्चित होता है। अर्थात किसी भी द्रव को अगर किसी प्रकार वाले बर्तन में रख दिया जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है जिस प्रकार से वो बर्तन जिस रूप में है। तो ये दोस्तों का ठोस और द्रव का गुण हुआ। जबकि दोस्तों गैस का देख सकते हैं कि इसके आकार अनिश्चित होने के साथ साथ इसके आयतन भी क्या होते हैं दोस्तों, अनिश्चित होते हैं, और इसीलिए गैस में दोस्तों संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात अधिक मात्रा वाले गैस को भी कम मात्रा वाले आयतन में आराम से संपीडित किया जा सकता है, जो कि ये दोनों गुण आपके ठोस और द्रव में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठोस में दोस्तों दृढ़ता गुण पाया जाता है, द्रव में तरलता गुण पाया जाता है। द्रव में तरलता गुण पाया जाता है तो गैस में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात फैलने का गुण पाया जाता है। तो यही दोस्तों क्या थी, पदार्थ की गुण थी। और भी बहुत सारे आप दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, जबकि कुछ पदार्थ दोस्तों आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इनके जो दोस्तों कण होते हैं वो काफी एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, और इनके जो कण होते हैं वो काफी एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसके बहुत ही अलग होते हैं, अर्थात बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण इनके जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो फैलने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यही दोस्तों हो गया आपका पदार्थ के गुण। ठीक है, अगला है दोस्तों बनावट। बनावट के दोस्तों अगर हम बात करें कि पदार्थ किस चीज से बना हुआ है, तब सभी जानते हैं दोस्तों कि पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है। तो यही दोस्तों हो गई बनावट कि किन किन चीजों से हमारा जो पदार्थ मिलकर बना हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं संरचना के बारे में। संरचना आप देख सकते हो दोस्तों, पदार्थ की संरचना का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस चीज से आपका पदार्थ बना हुआ है। तो एग्जाम्पल स्वरूप मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके पास जल है, ठीक है, क्या दोस्तों, जल यानी कि H2O। और अब H2O का अगर हम संरचना की बात करें तब क्या जानिएगा, H2O की संरचना जो दोस्तों वो इस प्रकार से हुई है। किस प्रकार से हुई दोस्तों, H2O की जो संरचना हुई है वो कुछ इस प्रकार से हुई है, यानी कि ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, जल का निर्माण करते हैं। तो यही होगी दोस्तों संरचना। अर्थात हमारे वैज्ञानिकों ने पदार्थों के अध्ययन करने के लिए ये खोज निकाला कि जल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं CH3COOH का। और हम इसकी संरचना की बात करें दोस्तों तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और अगला है आपका C, और C के साथ दोस्तों एक जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन इस प्रकार से और 1 हाइड्रोजन इस प्रकार से।
ठीक दोस्तों, क्या होगी आपकी संरचना होगी। ठीक, उसी प्रकार से आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में जो पदार्थों की संरचना क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। तो यही हो गया दोस्तों आपकी पदार्थ की संरचना। आप कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वो बना होता है कुछ इस प्रकार से, यानी कि कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु द्विबंध से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और द्विबंध से जुड़कर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके पदार्थ की संरचना। अब हो गया दोस्तों संगठन तथा इनमें होने वाली विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन। तो दोस्तों आप लोग भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे कि भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होकर एक नए पदार्थ निर्माण करता है, लेकिन उसके पदार्थ की अवस्था में केवल परिवर्तन होता है, लेकिन उससे कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है। उसी दोस्तों क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बर्फ का जमना, ठीक है, या फिर जल का वाष्पीकरण होना, या फिर आप दोस्तों देख सकते हैं रबर का खिंचना, ये सारे क्या है आपके भौतिक परिवर्तन है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उस पदार्थ को पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता जिस अवस्था में पहले था। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और निर्माण होने के साथ साथ उससे हो सकता है कि ऊर्जाएं भी क्या होती है, निकलती है। जैसे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि अगर हमने दोस्तों किसी पदार्थ को क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, यानी मानना किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पहले वो कार्बन ऑक्सीजन था, लेकिन अब क्या बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया पदार्थ क्या किया वो दोस्तों, निर्माण किया है। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं किसी भी अगला पदार्थ को अगर खुले में रख दीजिए तो उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके संचारित हो जाता है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, एक नया पदार्थ बना है जिसे दोस्तों जंगित पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो यही दोस्तों हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जाओं का अध्ययन सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप से, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप से करने का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना और उस ज्ञान को एक विशेष ज्ञान के रूप में परिवर्तित करना ही दोस्तों आपका क्रमबद्ध और सुसंगठित कराता है। और क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप से किया गया अध्ययन ही आपके रसायन विज्ञान के नाम से जानी जाती है। तो यही दोस्तों आपका रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे कि रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्या है और किस प्रकार से है। तो दोस्तों अगर आप इस रसायन विज्ञान की परिभाषा को अगर आप समझ लेते हैं और इस परिभाषा को याद कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा के लिए किसी भी अन्य परिभाषा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितना ही परिभाषा दोस्तों सब परिभाषाओं को मिलाकर एक नया परिभाषा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आप इस रसायन विज्ञान को अगर आप उतारना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इससे जुड़ी कुछ और भी दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में जान चुके हैं, जो रसायन विज्ञान की परिभाषा थी वो क्या थी। अब दोस्तों रसायन विज्ञान की परिभाषा से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक दोस्तों, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा से संबंधित जो पहला जो तथ्य है दोस्तों वो यह है कि रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कहीं पर दोस्तों अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों इस प्राकृतिक का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपने आसपास चारों तरफ अगल बगल जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब का सब दोस्तों आपकी प्राकृतिक ही कहलाती है। प्रकृति का जो संबंध है दोस्तों आपकी पूरी दुनिया से है, और जो दुनिया है दोस्तों आपकी पूरी पृथ्वी में है, और जो पृथ्वी है दोस्तों आपके सौरमंडल में है, और जो सौरमंडल जो आपके आकाशगंगा में, और जो आकाशगंगा है आपके पूरे ब्रह्मांड में है। तो इस प्रकार से दोस्तों कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड, ठीक है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त का मतलब होता है विस्तृत, यानी पूरा फैला हुआ, ठीक है, व्याप्त विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के द्रव्य। दोस्तों द्रव्य को आप जान ही सकते हैं कि द्रव्य का जो संबंध है वो आपके पदार्थ से है, और द्रव्य इसलिए कहा जाता है जिसमें द्रव्यमान हो। अब बिना द्रव्यमान का तो कोई पदार्थ बनेगा नहीं। तो द्रव्यों का समुचित का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यों का अच्छी तरह से आकलन करना, उसका अध्ययन करना, उसका परीक्षण करना, उसकी जांच करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, समुचित कहलाता है। समुचित रूप से अध्ययन कर मानव कल्याण के हित के लिए उपयोग में लाना, अर्थात जो मानव कल्याण के लिए हित में हो, मानव के क्षति में ना हो, मानव कल्याण किसी चीज ना मानव को वो नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों इस चीज को मैंने आपको आगे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखा चुका है, बता चुका है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कैसे हम दोस्त शादी करते हैं वो क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो जहर है, जो पॉइजन है, वो भी प्रकार का रसायन ही है, लेकिन इसका जो उपयोग है दोस्तों वो किसी दूसरे चीज के लिए किया गया है, अर्थात किसी छोटे बड़े जीवों को मारने के लिए किया गया है। लेकिन इंसान क्या करते हैं दोस्तों कि किसी कारण से अपने फैमिली प्रॉब्लम के कारण उस जहर को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण कर अपने जीवन का त्याग करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और गलत मान्यता देते हैं विज्ञान को। दोस्तों विज्ञान का गलत नहीं है, गलत
गलत हम इंसान का, हम इंसानों को समझना चाहिए कि जो चीज़ हमारे कल्याण के लिए नहीं है, जो चीज़ हमारे हित के लिए नहीं है, उस चीज़ का आप प्रयोग बिल्कुल अपने जीवन के साथ नहीं करें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान की जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो दूसरा जो अर्थ है दोस्तों वो है, अर्थ नहीं है, जनक है, ठीक है। देखिए दोस्तों रसायन विज्ञान जो जनक है वो क्या होता है, ठीक है। आप लोग सभी जानते होंगे रसायन विज्ञान के जो जनक है वो ऑनोटेन लेवोसियर है। ऐसे दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक मान्यताएं हैं कि रसायन विज्ञान के जनक दोस्तों वो विभिन्न प्रकार के हैं और अलग अलग इनके जनक हैं। लेकिन दोस्तों अगर आमतौर पर ऐतिहासिक दृष्टि के वास्तविक रूप से देखें तो रसायन विज्ञान का जो जनक है दोस्तों वो आपके ऑनोटेन लेवोसियर है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑनोटोल्ड लेवोसियर भी बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों रॉबर्ट बायल भी बताया जाता है। रॉबर्ट बायल इसलिए बताया जाता है दोस्तों क्योंकि रॉबर्ट बायल जिस देश के थे उस देश के वासियों का कहना था कि रॉबर्ट बायल ने क्या किया थी, इस देश में रसायन विज्ञान की खोज की थी और इसीलिए उस देश के निवासी अपने रसायन विज्ञान की खोज की जन्मदाता रॉबर्ट बायल को मानते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर दोस्तों ऑनोटोन लेवोजियर को क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि दोस्तों लेवोजियर ने ही सन 1789 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांतों को क्या किया था दोस्तों, प्रतिपादित किया था। इसीलिए दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर ही है, ठीक है। अगला है रसायन विज्ञान का संबंध। तो दोस्तों रसायन विज्ञान का संबंध किससे जान लेते हैं। रसायन विज्ञान का संबंध दोस्तों वो ब्रह्मांड में विद्यमान तथा ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य का अध्ययन एवं खोज से है कि हम ब्रह्मांड में जितने वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में हमारे प्रकृति ने जितनी वस्तुएं दी है उन सबका क्या कर सके दोस्तों, हम अध्ययन कर सके और उसका खोज कर सके कि और भी क्या हमारे ब्रह्मांड में वस्तुएं जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने 70 तत्वों की खोज की थी, फिर उसके बाद 88 तत्वों की खोज की है, उसके बाद फिर 100 तत्वों की खोज की है और आज हमारे वैज्ञानिक दोस्तों लगभग 114 से लेकर 118 तत्वों की क्या किया है दोस्तों, उन्होंने खोज कर लिया है। और हो सकता है कि भविष्य में आगे आने वाले और भी तत्व हमारे प्रकृति में व्याप्त हो सकते हैं और अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही दोस्तों था थोड़ा सा तथ्य जो रसायन विज्ञान की परिभाषा से संबंधित था। तो इतना दोस्तों हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या थी और रसायन विज्ञान के जो तथ्य थे वो क्या थे। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में, रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है और इन शाखाओं के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अब इसको मिटा कर आपको रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में, रसायन विज्ञान कितनी शाखाएं होती है और इन शाखाओं के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं रसायन विज्ञान की शाखा का जो पहला शाखा है वो कौन सी है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान की जो पहला शाखा है वो आपका भौतिक रसायन। दोस्तों भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस प्रकृति में ज्ञात होने वाली पदार्थों से संबंधित जो भी सिद्धांत आपके सत्य होते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सिद्धांत का मतलब एक ऐसा तथ्य जो समय, व्यक्ति और स्थान के बदलने के साथ उसका जो सत्य वो कभी बदल नहीं सकता, उसी दोस्तों हम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस प्रकृति में प्राप्त होने वाले जो भी आपके पदार्थ हैं, जो भी आपकी वस्तुएं हैं, अगर उनके समय, स्थान और व्यक्ति के साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था, तो अपने वो सत्य को नहीं बदल पाते हैं दोस्तों, तो उन्हें किसी न किसी रूप पर या किसी न किसी नाम के रूप पर दोस्तों सिद्धांत पर आधारित कर दिया जाता है। तो सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि एक परिपूर्ण रूप से क्या हो दोस्तों, सत्य हो। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया वो आपका परिपूर्ण रूप से सत्य सिद्धांत है, गैल-लुसांग का नियम हो गया वो परिपूर्ण रूप से सत्य सिद्धांत है, या फिर स्थिर अनुपात का नियम हो गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का नियम हो गया, हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, या अपवाह का नियम हो गया, या फिर अपवाह का सिद्धांत हो गया। ये सब के सब दोस्तों एक ऐसे सिद्धांत है, चाहे नील्स बोर का सिद्धांत हो गया, ये सब जितने भी आप सिद्धांत देख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब आपके सत्य पर ही आधारित है। समय, व्यक्ति और वस्तु के बदलने के साथ इनके सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपको दोस्तों 9th या 12th में इन सब सिद्धांतों को पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इन सिद्धांतों का अध्ययन और इनसे जुड़ी और भी बहुत सारे सिद्धांतों का जो अध्ययन है दोस्तों, वो हम केवल भौतिक रसायन का गति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके इस प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों पर जो सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, उन सिद्धांतों का चयन आपके भौतिक रसायन में ही किया जाता है। और भौतिक रसायन में दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से भौतिक विज्ञान की वीडियो में बताया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों आप बात करते हैं हम दूसरी शाखा के बारे में जिसका नाम है अकार्बनिक रसायन। दोस्तों अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर तत्वों के अन्य यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसी को दोस्तों हम अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं कि अकार्बनिक रसायन है क्या। दोस्तों आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि अकार्बनिक
अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, और कार्बनिक का मतलब होता है वैसे पदार्थ जो कि कार्बन से मिलकर बने हुए हो। तो दोस्तों बता दें आपको कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने कार्बन की खोज किया था, तो कार्बन दोस्तों आपकी इस प्रकृति का एक ऐसा इकलौता तत्व है जो अपने ही परमाणुओं के साथ अबंध बनाकर एक बड़ी श्रृंखला द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकता है। और हमारे इस प्रकृति में कार्बन से बने विभिन्न प्रकार के यौगिक इतने दोस्तों इतने बहुसंख्य रूप से पाए जाते हैं, जिनका दोस्तों अध्ययन करना, इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना एक अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत वो सरल नहीं है, अर्थात इसके अंदर सुविधाजनक नहीं है। इससे दोस्तों इसका अध्ययन करने के लिए अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कार्बन से बनने वाले यौगिकों को अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए एक नई प्रकार की शाखाओं का निर्माण किया गया, जिसे दोस्तों हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके इस प्रकृति में ज्ञात जितने भी तत्व हैं और जितने भी यौगिक हैं और इन तत्व और यौगिकों से बनने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, उन सबका जो अध्ययन है दोस्तों वो हम अकार्बनिक रसायन में ही करते हैं। लेकिन आपके इस प्राकृतिक में पाए जाने वाला जो इकलौता तत्व कार्बन है, उस कार्बन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ और विभिन्न प्रकार के बहुसंख्य यौगिकों का जो अध्ययन है दोस्तों, हम केवल एक अलग विज्ञान की शाखा में करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो कार्बन से मिलकर क्या हो, वो बना हुआ हो। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धातुओं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिकों को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का निर्माण किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसी शाखा को दोस्तों हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो कार्बनिक रसायन है आपका, वो एक विशेष प्रकार की ऐसी शाखा से संबंधित है जिसमें कार्बन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और विशेष बात इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस शाखा में हम कार्बन का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्बन एक प्रकार का तत्व है, जबकि तत्व का जो अध्ययन है दोस्तों हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसलिए कार्बन का अध्ययन बिल्कुल भी हम कार्बनिक रसायन में नहीं करेंगे, बल्कि तत्व कार्बन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप 11th 12th या 10th में अगर पढ़िएगा तो आपको अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, पार्ट बाई पार्ट से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना होगा कि अकार्बनिक रसायन क्या है और कार्बनिक रसायन क्या है। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं विश्लेषणात्मक रसायन बारे में, ठीक है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के नमूनों की जांच कर उसके गुणों, उसकी संरचनाओं, उसकी प्रकृति तथा उनके बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसी दोस्तों विश्लेषणात्मक रसायन कहा जाता है। तो अगर आपको दोस्तों समझ में ना आया होगा तो हम अभी समझाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों आज भी वर्तमान समय में भी हमारे वैज्ञानिक नए नए तत्वों, नए नए यौगिकों के बारे में जानने के लिए प्रयासरत है और वो खोज में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों हमारे अभी वर्तमान में जितने भी तत्व ज्ञात हो चुके हैं, उन तत्वों के ज्ञात होने से पहले जो वैज्ञानिक थे वो क्या करते हैं दोस्तों कि हमारे इस प्राकृतिक में तत्वों को ढूंढते हैं और उन तत्वों को ढूंढकर उस पदार्थ के गुणों के बारे में वो जांचते हैं कि इसका जो गुण है वो क्या क्या हो सकती है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है और उनकी संरचनाओं की वो पहचान करते हैं। तो इन गुणों को पहचान करना, इन संरचनाओं की पहचान करना, इसके बारे में जानना, जो कुछ भी दोस्तों अध्ययन कराया जाता है वो केवल आपके रसायन विज्ञान के विश्लेषणात्मक रसायन की शाखा में किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जितने भी पदार्थ आपके विद्यमान में खोजे गए हैं, उन सब पदार्थों का जो दोस्तों अभिलक्षण है, उसके गुणों का जो पता किया जाता है, वो विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि आपका भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और आपका कार्बनिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन क्या कहलाता है। तो मेन रूप से मुख्य शाखाएं यही है। फिर भी दोस्तों मैंने 3 शाखाओं को और बताने का प्रयास किया है, जो आपके नीचे एक है कृषि रसायन। तो दोस्तों आप समझते हैं कृषि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मिट्टी के किस्मों, फसलों का उत्पादन, खरपतवार की रुकावट, मिट्टी के पोषक तत्व की पुनःपूर्ति, मृदा अपरदन पर रोकथाम और फसलों और कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सुरक्षा के लिए जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो आपके कृषि रसायन के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ये हुआ कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत के वैज्ञानिक प्रयासरत है कि हमारी जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी सही और सुदृढ़ रूप से, सार्थक रूप से बना हुआ हो, ताकि हमारा जो जीवन है दोस्तों वो कृषि पर परिपूर्ण रूप से आधारित हो सके। तो कृषि को अति उत्तम बनाने के लिए, कृषि को विस्तृत रूप से सही और सार्थक बनाने के लिए, इसके पैदावार में अच्छी वृद्धि करने के लिए हमारे वैज्ञानिक हमेशा कृषि के लिए प्रयासरत है और ऐसा सोच रहे हैं कि कृषि के लिए से क्या, कृषि क्षेत्र में से क्या किया जाए जिससे कि फसलों का पैदावार बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके, मिट्टी का ज्यादातर अपरदन ना हो सके और बहुत ही कम समय में हम फसलों का उत्पादन कर सकें। और इसकी जांच और इसके अभिलक्षण के लिए जो विज्ञान आपका दोस्तों है वो है आपका कृषि रसायन की विज्ञान। और इसी विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम कृषि रसायन का अध्ययन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों आपका जो कृषि रसायन है वो क्या है। अब जानते हैं दोस्तों हम
जीव रसायन। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जीव का मतलब जिसमें जीवन होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपके इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीज है जिसमें जीवन होता है। पहला दोस्तों आपका पादप जगत और दूसरा आपका जंतु जगत। पादप जगत का संबंध आपके पेड़ पौधों से है और जंतु जगत का संबंध आपके जीव जंतु और हमारे जैसे मनुष्यों से है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे प्रकृति में पाए जाने या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जीव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो इस प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा इनके बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के रचनाओं, गुणों और उनकी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम जीव रसायन के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन कैसे बनाते हैं, हमारे पेड़ पौधों के पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है, जीव जंतुओं के भोजन का पाचन कैसे होता है, जीव जंतु सांस कैसे लेते हैं, इनका जो रक्त होता है वो लाल ही क्यों होता है, और इनमें औरोक्षण की क्रियाएं कैसे होती है, इनके जो पदार्थ होते हैं वो आंतरिक रूप से किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाएं कहाँ से है, इन सब का अध्ययन दोस्तों हम जीव रसायन के अंतर्गत ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों जीव रसायन जो है आपके रसायन विज्ञान की शाखा से क्या है, संबंधित। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जीव रसायन, इसीलिए दोस्तों आपका जो जीव रसायन है वो आपके जीव विज्ञान से भी क्या है, संबंधित है। तब समझ सकते हैं दोस्तों आपका जो जीव रसायन है वो क्या है। अब दोस्तों जानते हैं हम औषध रसायन। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि औषध का मतलब होता है औषधि, और आप सभी जानते हैं कि औषधि का प्रयोग हम अपने रोग के उपचार के लिए करते हैं। तो बात ऐसा है दोस्तों कि जब हमारे अर्थ में अंग्रेजी दवाइयों की शुरुआत नहीं हुई थी तब उस समय जो लोग बीमार पड़ते थे, जो लोग रोगी होते थे, उनका उपचार दोस्तों औषधि से ही कराया जाता था। और ऐसा हमारे वैज्ञानिक मानते थे। ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि हमारे मानव इंसान के साथ साथ हमारे इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु भी हैं और जीव जंतु को भी रोग होता है। तो हमारे वैज्ञानिक सोच रहे थे कि आखिर ये जीव जंतु आखिर किस प्रकार अपने रोगों को ठीक कर लेते हैं, क्या चीज खाते हैं इस प्रकृति में जिसकी वजह से इन जीव जंतुओं का जो रोग है दोस्तों वो ठीक हो जाता है। तो इसी पर हम दोस्तों विचार करते थे वैज्ञानिक कि हो ना हो इस प्रकृति में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके प्रयोग से हम भी अपने रोगों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औषधियों से संबंधित पदार्थों के गुणों और उसके बारे में जानने के लिए जो दोस्तों अध्ययन किया जाता है उसी को हम औषध रसायन के नाम से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि औषध रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के गुणों, रचना और उसके दोस्तों विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि जो ये औषधि है क्या वास्तव में हम इनसे औषधियों से हम निरोग हो सकते हैं, हम स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका जो अध्ययन है हम औषध रसायन के अंतर्गत ही करते हैं। क्योंकि किसी भी दवा का बिना एक्सपेरिमेंट किए आप रोगी को दे तो नहीं सकते, हो सकता है उसके रोगी के ऊपर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो उन सब का अध्ययन जो दोस्तों होता है वो आपका औषध रसायन के अंतर्गत ही होता है। तो यही रहा दोस्तों आपके पूरे रसायन विज्ञान की शाखा। और अगर आप इन सभी शाखाओं के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर दोस्तों आपके रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा को समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन शाखाओं को समझने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा अध्ययन करना होगा, विकसित करना होगा। मैंने केवल इन सभी शाखाओं का थोड़ा संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत किया, बस आपको इंट्रोड्यूस करा है कि बस आप इन शाखाओं के बारे में जानिए कि शाखाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप रसायन विज्ञान की शाखा और इसके परिभाषा से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज आप दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।